मैं आज इतनी बदकिस्मत लड़की थी, मेरी तरह किस्मत किसी और लड़की की ना हो। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी और मैं अपने हर काम को बहुत अच्छी तरह से करती थी। मेरी उम्र 18 साल की हो गई थी। मैंने अभी तक अपने लिए किसी भी लड़के को नहीं चुना था और ये हक सिर्फ मैं अपने माँ-बाप को देना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि उनके एक्सपीरियंस से चुना हुआ लड़का मेरे लिए अच्छा साबित होगा। इसलिए मैं उन लड़कों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती थी जो लड़के मुझसे दोस्ती करना चाहते थे। मेरी आप बीती बहुत ही दुख भरी है। मेरी इस कहानी को पूरा सुने और बताए आखिर गलती किसकी थी। चलिए लिए चलती हूँ अपनी कहानी की तरफ। फूलों की बनाई गई सेज से कमरा महक रहा था। कमरे की खूबसूरती उस रात को मदहोश कर रही थी और किंग साइड बेड पर लहंगा फैलाकर बैठी हुई अनामिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके चेहरे पर एक अनजानी सी उदासी थी, जबकि ये वक्त खूबसूरत था, लेकिन फिर भी वह अपने आने वाले पल से ज्यादा अपने बीते हुए कल पर उदास थी। सबसे ज्यादा अपने पापा के लिए। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे नम आंखों से देखते हुए उसके लिए भगवान से प्रार्थना की थी। वह कितनी ही देर उनकी आंखों में देखती रही। उसे बार बार अपने पापा का उदास चेहरा याद आ रहा था, जो एक शुगर के पेशेंट थे और हर वक्त ही बीमार रहा करते थे। उनको जिम्मेदारियों के बोझ ने वक्त से पहले बीमार और बूढ़ा कर दिया था। अनामिका उनकी बड़ी बेटी थी और उससे छोटा बेटा वेद। ये दोनों उनकी पूरी दुनिया थे। उनका दिल उन्हीं दोनों बच्चों के आसपास घूमता रहता था। उन्होंने अनामिका को फूलों की तरह पाला था और इतनी गरीबी के बावजूद उसे हर तरह की सुख सुविधा देने की कोशिश की थी। और अनामिका भी जानती थी मेरे पापा मेरी शादी करके कितना उदास होंगे, इसलिए खुद भी उन्हें बार बार याद कर रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और प्रियांशु अपनी हैंडसम पर्सनैलिटी के साथ अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखते ही उसके सोचों की आंधियां एकदम से रुक गई थी। प्रियांशु के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी। आज उसने अपनी लुक और पर्सनैलिटी से सबको हैरान कर दिया था। इसमें कोई शक नहीं था, अनामिका भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वह उसकी खूबसूरती को मात दे बैठा था। जरूर ये उसके लिए और उसके पापा के लिए एक खूबसूरत भेंट था। उसने बस थोड़ा सा पलके उठाकर उसे देखा और फिर अपनी नजरों को झुका लिया। उसके चेहरे पर कई खूबसूरत रंग आकर बिखर गए। अनामिका भी दुल्हन के लहंगे में उस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी उसे देखता तो देखता रह जाता। और बस यही हाल सामने बैठे हुए उस दूल्हे का भी था, जो उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था। क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी है? जबकि आज की रात उदासी का नामो निशान भी हमारे बीच नहीं होना चाहिए, वह अपने प्यार भरे शब्दों में बोला। तो अनामिका ने पलके उठाकर उसे देखा। उसके यूं देखते ही वो बिल्कुल घायल हो गया था। ऐसी बात नहीं है, बस मुझे पापा की याद आ रही है। उसने उसे तसल्ली देनी चाहिए तो वह एक बार फिर उसके करीब होते हुए बोला, मेरा ख्याल कि तुम्हें आज की रात अपने बीमार बाप को याद नहीं करना चाहिए, और वैसे भी अब तुम्हें उनकी बीमारी की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अनामिका ने पलके उठाकर हैरानी से सामने बैठे हुए दूल्हे को देखा। तभी वह अनामिका का हाथ पकड़ते हुए अपने करीब ले गया। इस अंगूठी को देख रही हो ना, इसमें हीरा जड़ा हुआ है, और अगर तुम सिर्फ ये अंगूठी भी बेच दो तो अपने बाप का इलाज एक महंगे हॉस्पिटल में करवा सकती हो। अनामिका की आंखों में हैरानी उतरती जा रही थी। तभी वह उसे देखते हुए खड़ा हुआ और कमरे में घूमते हुए एक बार फिर उसकी आंखों में देखकर अपनी बातों का जहर घोलने लगा। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ पैसों के लिए ही एक इंसान पर मरती हैं, और मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें इतनी दौलत मिल चुकी है कि तुम और तुम्हारा बाप सारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारा कर सको। क्या ऐसा नहीं है? अनामिका ने हैरानी से उसे देखा। आज उनके बीच एक खूबसूरत रात की शुरुआत थी और वह आदमी उसको जली कटी बातें सुनाकर उसे दर्द दे रहा था। न जाने क्यों उसे अपनी दौलत के तराजू में परख रहा था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं समझी नहीं। उसकी बातों से अनामिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके चेहरे की उदासी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। क्यों, तुम समझ क्यों नहीं पा रही? आखिर ठीक ही तो कह रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? तुमने ये शादी पैसों के खातिर ही तो की है। आप मान और सम्मान से मेरे घर रिश्ता लेकर गए और मैंने अपने माँ बाप की मर्जी से ये रिश्ता स्वीकार किया है, तो इसमें पैसों की बात कहाँ से आ गई? अनामिका अपना लहंगा संभाल कर बेड से उतरकर उसके पास आई। तब वह एक बार फिर गुस्से से उसके तरफ देखते हुए गुर्राया, तुम्हें याद है आज से करीब 8 साल पहले स्कूल के सामने एक लड़के ने तुम्हें फूल देने की कोशिश की थी और तुम उस दुबले पतले लड़के पर हंसते हुए
उन लोगों के सामने जलील कर रही थी और एकदम से ही 8 साल पहले का धुंधला सा मंजर अनामिका के आंखों के सामने लहराने लगा। लेकिन वह अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि उस किस्से का मेरी शादीशुदा जिंदगी से क्या लेना देना। तुमने ना सिर्फ उसका फूल लेकर उसके मुंह पर दे मारा था, बल्कि तुमने उसका मजाक उड़ाते हुए अपने दोस्तों में मेरी बेइज्जती भी की थी। और तुम्हें ये जानकर इतनी हैरानी होगी कि आज वही लड़का तुम्हारे सामने तुम्हारे पति के हैसियत से खड़ा है। वह हंसते हुए उसे आईना दिखा रहा था और अनामिका बस उसे दुख से देखती रह गई। आप इतनी छोटी सी बात को अभी तक अपने सीने से लगाकर जी रहे हो और आज उसका बदला चुका रहे हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उस दिन सिर्फ अपनी इज्जत के खातिर उस लड़के को जली कटी सुनाकर वापस भेज दिया था, क्योंकि मेरा बाप शरीफ और इज्जतदार है। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि उसकी सजा मुझे आप जैसे आदमी के हाथों भुगतनी पड़ेगी। अनामिका की बात सुनकर प्रियांशु के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट बिखर गई। बिल्कुल तुम सही कहती हो कि आज तुम वही बदला चुकाने के लिए मेरे पास मौजूद हो अपनी मर्जी से, और तुम्हारे इज्जतदार बाप ने ही तुम्हें मेरी बाहों में आने के लिए भेज दिया है। उसके चुभते हुए शब्द उसकी बातों से ज्यादा खतरनाक था। अनामिका ने अपने आगे बढ़ते हुए कदमों को रोका। उसने अपनी जिंदगी का गलत फैसला कर लिया था और अब सारी जिंदगी कांटों पर गुजरने वाली थी। सच कहते हैं लोग, इंसान बुरा नहीं होता और ना ही उसकी गरीबी बुरी होती है, बल्कि उसके सोच और जमीर बुरे होते हैं। वह दुख से बोली और इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, प्रियांशु का जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर लगते ही उसके सर पर सातों आसमान गिर गया था। खबरदार, अगर तुमने अपनी जुबान से एक शब्द भी निकाला तो तुम अच्छी तरह जानती हो प्रियांशु को किसी की बात सुनने की आदत नहीं, और आज वह वाला प्रियांशु नहीं हूँ। अनामिका उसे हैरानी से देख रही थी। उसकी आंखों में टप टप आंसू गिरने लगे थे। उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। उसे तो आज तक उसके बाप ने भी यूं थप्पड़ नहीं मारा था, और वह आदमी एक पल में ही उसे सिर्फ 2 कौड़ी का करके रख चुका था। इससे पहले कि वह और ज्यादा कुछ समझ पाती, प्रियांशु ने जल्दी से उसके सर से दुपट्टे को अलग किया था। न जाने उसे कितने पिन चुभे थे। दुपट्टे के साथ उसके कई बाल दुपट्टे के साथ ही निकल गए थे। प्रियांशु उसकी ज्वेलरी को उतार कर फेंक रहा था। अनामिका के अंदर जैसे कोई जान ही बाकी ना हो। अब वह आदमी उसकी इज्जत के साथ खेलना चाहता था और वह ये सब तमाशे की तरह देख रही थी। उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू पर भी सामने खड़े आदमी को तरस खाने पर मजबूर नहीं कर रहे थे, बल्कि वह उस पर हावी होने के लिए अपनी सारी ताकत जमा कर रहा था। अनामिका लगातार उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनामिका नाकाम रही। आज अगर तुमने किसी भी तरह की रोक टोक की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह आदमी अपने पूरे हवस के साथ उसके इज्जत को चकनाचूर कर रहा था और वह अपने सामने अपनी इज्जत को लुटता हुआ देख रही थी। उसने उसे यूं उधेड़ कर रख दिया जैसे कि वह एक जानवर हो। उसमें किसी तरह का कोई एहसास बाकी ना हो, ना ही कोई सपने हो। वह सोने के लिए लेट चुका था और अनामिका रोते हुए अपने ऊपर अफसोस कर रही थी। ये ऐसी रात होती जिसमें हर लड़की अपने पिया के घर आते ही खूबसूरत सपनों को सजाकर लाती है और फिर उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए वो यहाँ रहने वाले हर आदमी को अपना समझकर उसके साथ हर जिम्मेदारी निभाती है। लेकिन अगर आते ही उसके साथ ये सलूक किया जाए तो फिर एक लड़की का अस्तित्व किस काम का। अनामिका के टूटे हुए सपने उसके दिल में चुभन पैदा कर रहे थे। रो रो कर उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। वह तो जानती भी नहीं थी कि उसे इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दी जाएगी, और वह गलती भी उसकी नज़र में गलती नहीं थी। उसने आज तक किसी भी लड़के को अपने करीब नहीं आने दिया था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि उसका बाप एक गरीब इंसान है और वह अपनी बाप के इज्जत पर कभी भी आंच नहीं आने देगी। और आज ये सोच उसके लिए बवाल बन चुकी थी। वह पूरी रात उसने रोते हुए गुजार दी। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी उसके साथ इतना भयानक मजाक कर सकती है। वह लड़का जो उसे अपने लिए जीवन साथी चुना था, वह उसके सपनों पर पानी फेर रहा था। उसने सिर्फ अपना बदला पूरा करने के लिए ये शादी की थी। न जाने कब वो अपने हालत पर मातम करते करते सो गई। सुबह उसे जगते जगते काफी लेट हो गई, क्योंकि रात के उस किस्से ने उसको बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था। जैसे ही वह उठी, प्रियांशु कमरे में मौजूद नहीं था। उसने जांचती हुई नजरों से इधर उधर देखना चाहा,
लेकिन शायद वह कमरे से बाहर चला गया था। वह अपने दुखते हुए जिस्म के साथ उठी और नहाने वॉशरूम में चली गई। नहा करके वह बाहर निकली। दर्पण के सामने बालों को सूखा करते हुए उसकी नज़र अपने हुस्न पर पड़ी, जो अभी भी उसके चेहरे पर उस थप्पड़ के निशान थे। वह इस तरह तड़प उठी थी। बेशक उसका पति था, लेकिन वह उस पर इस तरह हक नहीं रखता था। अभी वह इन सब के बारे में सोच ही रही थी जब उसे अपने मोबाइल पर कॉल महसूस हुई। जिस नंबर से कॉल आ रहा था उसे देखकर अनामिका के चेहरे पर एक मुस्कान सी फैल गई थी, क्योंकि उसके छोटे भाई वेद का फोन आ रहा था। नाम देखकर उसने हाथ बढ़ाते हुए कॉल अटेंड किया तो उसने वेद ने बात की और फिर उसकी सहेली को फोन पकड़ा दिया। शिवानी उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, उम्र में सबसे बड़ी और काफी मशहूर थी। कैसी हो अनामिका? खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत की पहली सुबह, बहुत बहुत बधाई हो मेरी जान। उसकी मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनकर अनामिका के चेहरे पर और ज़्यादा उदासी छा गई थी। अनामिका का चुप रहना शिवानी ने महसूस कर लिया था, इसलिए उससे नरम शब्दों में पूछने लगी, अनामिका क्या बात है, इतनी चुप क्यों हो? शिवानी, ये मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत शुरुआत नहीं है, बल्कि ये ऐसी शुरुआत है जो मुझे बर्बाद करके रख देगी। अनामिका की बात सुनकर शिवानी चौंक गई थी। प्रियांशु तो बहुत अच्छा लड़का था और शादी वाले दिन तो अनामिका तुम बहुत खुश नजर आ रही थी, और अब वह इतनी टूटी हुई और अकेला महसूस कर रही थी। फिर जैसे ही अनामिका ने उसे सारी बात बता दी तो वह हैरान होकर सारी बात सुनती रही। उसके दिल में बड़ा अफसोस हुआ था कि एक पढ़ा लिखा आदमी इस हद तक नीची हरकत करेगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अनामिका के पापा की तो पहले ही तबीयत खराब रहा करती थी और वे अच्छी तरह जानती थी कि अनामिका उनकी लाडली बेटी है। अगर वह ये सब कुछ सुनेंगे तो एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अनामिका को समझाते हुए कहने लगी, अनामिका, हो सकता है कि उसने बदले की आग में बस एक थप्पड़ मारा हो। मुझे नहीं लगता अगर उसने तुमसे बदला ही लेना होता तो वह तुमसे शादी ही क्यों करता। उसने तुम्हें अपनी पत्नी बनाया है और वो भी पूरी दुनिया के सामने स्वीकार भी किया है। मुझे लगता है कि वह उसका बदला पूरा होने के बाद उसे एहसास जरूर होगा, और एहसास जुर्म मोहब्बत से ज़्यादा गहरा होता है। वह तुम्हें पहले से भी बढ़कर चाहेगा, लेकिन तुम्हें सब्र रखना होगा। और वह अनामिका को बड़ी बहन की तरह समझा रही थी, और वह उसकी बात सुनकर उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जाग उठी थी। हो सकता है कि उस आदमी ने केवल अपना गुस्सा निकाला हो, अब वह तुम्हें सॉरी बोलकर मना लेगा। कुछ भी हो सकता है। उसे फिलहाल उस आदमी के बारे में कोई भी गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। वह जल्दी से मोबाइल रखते हुए तैयार होने लगी। उसका इरादा था कि वह बाहर जाकर सबके साथ नाश्ता करेगी। हो सकता है कि प्रियांशु भी नाश्ते की टेबल पर मिल जाए। अंदर ही अंदर वह देर से उठने की वजह से खुद पर अफसोस भी कर रही थी। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। उसने उठकर दरवाजा खोला तो उसकी सास राजपति मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। आप दोनों ने उठने में काफी देर कर दी, तो मैंने सोचा कि नाश्ते के लिए बहू के कमरे में जाकर कह दूं, क्यों ना आज सब मिलकर ही नाश्ता कर लें। अपनी सास की बात सुनकर एक मुस्कुराहट उसके होठों पर फैल गई थी। लेकिन मम्मी जी, वह तो चले गए हैं, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। क्या मतलब, कहाँ चला गया प्रियांशु? सास की आंखों में सवालिया निशान देखकर वे एक बार फिर अटक गई। मम्मी जी, प्रियांशु तो मेरे उठने से पहले ही नीचे चले गए थे। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं देखती हूँ। वह ये कहकर वापस लौट गई और वह सोचती हुई तैयार होने लगी। आखिर वह इतनी सुबह कहाँ जा सकता है? उसे तो लगता था कि शायद वह नाश्ते के लिए अपनी माँ के पास चला गया है, लेकिन वह वहाँ भी नहीं था। हल्का फुल्का तैयार होने के बाद वह नीचे आई। उसकी सास नाश्ते की टेबल पर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी बेकरार नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थी। थोड़ी देर के बाद नौकरानी डाइनिंग टेबल के पास आई और धीरे से बोली, मेम साहब, प्रियांशु साहब घर पर मौजूद नहीं और चौकीदार बता रहा है वह तो सुबह सुबह ही गाड़ी लेकर घर से निकल गए हैं। राजपति हैरान नजरों से अनामिका को देखने लगी। उसका अपना दिल भी कांप रहा था। उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। फिर वह आदमी कैसे अचानक घर से चला गया, और वह भी बिना किसी को कुछ बताए? ऐसा कैसे हो सकता है? अनामिका, प्रियांशु तुम्हें बिना बताए घर से चला गया, जबकि तुमने सिर्फ उसके साथ एक रात ही गुजारी है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरा बेटा मुझसे मिले बगैर चला गया हो। आखिर तुम दोनों के बीच ऐसी कौन सी बात हुई है? उनकी बात सुनकर अनामिका ने अचानक ही ना में सिर हिलाना शुरू कर दिए। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। रात तक वो बिल्कुल ठीक थे। वह फिलहाल अभी रात के बातों को छुपाना चाहती थी। राजपति ने मोबाइल निकाला और उससे पहले कि वह उससे बात करती, जब व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज मिला,
वह ओपन करते हुए कान के पास ले जाकर सुनने लगी। लेकिन जैसे जैसे वह उसे सुनती जा रही थी, न सिर्फ वो बल्कि अनामिका का रंग बिल्कुल पीला पड़ता जा रहा था। उसके दिल की धड़कनों का शोर उसे अपने कानों में साफ सुनाई दे रहा था। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी जिंदगी की शुरुआत इतनी भयानक होगी। उस आदमी के शब्द ना हो, बल्कि कोई शीशा हो जो उसके कानों में चुभ रहा था। मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ, और तब तक जब तक ये लड़की इस घर में है। आप जानती हैं कि मुझे कितना बड़ा धोखा हुआ है। उस लड़की ने ये एक बुरी कैरेक्टर की लड़की है, जो कई लड़कों के साथ अपने रिश्ते बना चुकी है, और अब मुझे धोखा देने के लिए मेरी जिंदगी में आ गई है। मुझे इसने बहुत मायूस किया है। आप इसे अभी और इसी वक्त घर से निकाल दो, क्योंकि मैं अब इससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। व्हाट्सएप नोट खत्म हो चुका था और राजपति कहर बरसती नजरों से अनामिका को घूर रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे बेटे को धोखा देते हुए? मेरे चांद जैसे बेटे में ऐसा क्या था जो तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की को वो पसंद कर बैठा? मैं तो उससे पहले ही कहती थी कि मिडिल क्लास घराने की लड़कियां पैसों के लिए अपनी इज्जत तक बेच देती हैं। और राजपति का शब्द सुनकर अनामिका को अपने ही कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। राम जी की कसम, मैं बेकसूर हूँ। अच्छा, तुम बेकसूर हो इसलिए तुम्हारा पति तुम्हें पहला दिन शुरू होते ही तुम्हें एक बुरी लड़की बोलकर हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से डर गया है और उसकी जिंदगी की खुशियाँ खत्म हो चुकी है। तुम डाइन हो, लड़की नहीं हो जो मेरे बेटे की खुशियों को निगल गई हो। तुम्हें अभी और इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। अनामिका तो उन्हें बस एक टक देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन सामने खड़ी औरत पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए अनामिका जल्दी से आगे बढ़ी और उसके पैरों में बैठकर विनती करने लगी, मम्मी जी, भगवान के लिए ऐसा ना करें। मैं बेकसूर हूँ। मैं नहीं जानती प्रियांशु को कौन सी गलतफहमी हुई है। मुझे माफ़ कर दें। मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं है, बल्कि आप अभी प्रियांशु को कॉल करें और उन्हें समझाएं। मेरा बाप बीमार है। राजपति ने उसके अपने पाँव की ठोकर मारते हुए खुद से दूर धकेल दिया। अपने गंदे और नाजायज सोच को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ। मेरे बेटे की जिंदगी में एक बदनाम दाग हो जो उसे हर घड़ी अपनी खुशियों को निगलता हुआ महसूस करेगा। तुम जानती भी हो कि उसकी रेपुटेशन क्या है। वह तुम्हारी वजह से अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहेगा। मैं तुम्हें एक मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये कहते हुए अंदर चली गई और अनामिका फर्श पर बैठी अपने घुटनों के बल रो रही थी। नौकरानियां उसकी बेइज्जती का तमाशा देखते हुए वहां जमा थे। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी जिंदगी में एक मामूली सा किस्सा इतना बड़ा हादसा बनकर लौट आएगा। क्या एक लड़की के लिए इतना ही मुश्किल होता है कि एक लड़के को अपनी इज्जत की खातिर धुतकार देना ताकि उसके बाप की इज्जत कायम रहे, और फिर वह लड़का उस लड़की की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दे? वह मुर्दा कदमों से उठी और कमरे में चली गई। कमरे की एक एक चीज जैसे उस पर हंस रही थी। उसे तो अपनी किस्मत मजाक बनती हुई नजर आ रही थी। उस वक्त वह इतनी परेशान थी कि उसका दिल चाह रहा था कि काश जमीन फटे और बस वह उसी में समा जाए। उसके बाप का बीमार चेहरा उसकी आंखों के सामने लहरा रहा था। वह अच्छी तरह जानती थी अगर वह घर वापस आ जाएगी तो उसका बाप टूट जाएगा। अनामिका के तरफ से अभी तो उनको सुकून मिला था, उनकी बेटी एक अच्छे घर में चली गई है, लेकिन वह ये नहीं जानते थे कि मुसीबत का पहाड़ उनके सर पर टूटने वाला है। उसने मुर्दा हाथों से अपनी पैकिंग की और बैग को उठाकर एक उम्मीद भरी नज़र उस कमरे पर डाली जिसमें वो बस एक रात रुकने के लिए आई थी, और फिर धीरे धीरे कदमों से चलते हुए बाहर निकल आई। राजपति ने पहले ही ड्राइवर को हुक्म दे दिया था कि वह उसे अपने घर छोड़ाए। वह गाड़ी में आकर बैठी तो एक बार फिर टूट कर रो पड़ी। उसे बार बार अपनी अहंकार का एहसास सता रहा था। क्या लड़की होना इतना दुश्वार है कि वह सारी जिंदगी उसी दुख में गुजार देगी? काश वो पैदा ही ना होती और उसका बाप सिर्फ 2 बेटों का बाप होता। आज उसकी जिम्मेदारी एक बार फिर उसके बूढ़े बाप के कंधों पर तो ना आती। ड्राइवर ने उसे अपने मायके के दरवाजे पर उतार दिया और खुद गाड़ी लेकर वापस चला गया। कितनी ही देर वह दरवाजे को देखती रह गई जहां से वह कल उम्मीद और खुशियों के साथ विदा होकर आई थी। आज वह एक ही रात में उस दरवाजे पर खड़ी थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला और वे आंगन में ही थे जब उनकी नज़र अपनी बेटी पर पड़ी। उनके दोस्त यार भी सब वहीं थे। अपनी बेटी को यूँ टूटी हुई हालत में देखकर वह जल्दी से आगे बढ़े और अनामिका बस उन्हें रोते हुए देखती रही। घर में अभी तक काफ़ी रिश्तेदार मौजूद थे,
जो उसे शक भरी निगाहों से देख रहे थे। जो अनामिका को काट खाने के लिए काफ़ी था। उसकी माँ आगे बढ़ी और उसे गले से लगा लिया। क्या बात है अनामिका बेटी, इतनी जल्दी सुबह तुम यहाँ पर, और प्रियांशु किधर है? वह तुम्हारे साथ नहीं आया? माँ, उस आदमी ने हमारे साथ धोखा किया है। उसने बस एक रात के लिए मुझे अपनी दुल्हन बनाई थी और मुझसे अपना बदला ले लिया, क्योंकि मैंने कुछ साल पहले उसे अपमानित किया था। उसे मुझे सबके सामने प्रपोज किया था और मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। मैंने कहा था कि मैं अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करूंगी और मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। मम्मी, उसने मुझे गलत लड़की कहकर अपने घर से निकाल दिया है। आप यकीन करें, आपकी बेटी बेकसूर है। वह रोते हुए अपनी माँ को सब कुछ बता रही थी और रंजीत साहब तो अपना दिल थाम कर वहीं बैठते चले गए। घर में मौजूद मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। सभी जानते थे रंजीत साहब ने अपनी बेटी की शादी अमीर घराने में की है। वही लोग जो कल तक उसकी किस्मत पर नाज कर रहे थे, अब उसे शक भरी निगाहों से देख रहे थे कि अनामिका की किस्मत सच में कितनी बुरी है। आज उसे यूं देख रहे थे जैसे सारी गलती उसी की हो। आखिर वे तो उसके पिता थे और उनको तो मालूम ही होगा उनकी लड़की ऐसी नहीं है। जो उसने एक रात में ही इसे वापस भेज दिया बिना वजह। कोई क्यों अपनी पत्नी को गलत साबित करेगा? उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। हो सकता है इसमें सारी अनामिका की ही गलती हो। मैं तो पहले ही रंजीत भाई को कहती थी, लड़कियों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए जितनी उन्होंने अपनी बेटी को दे रखी थी। अब नतीजा देख लिया ना, उस लड़की ने बाप का सर झुका दिया है हमेशा के लिए। जितने मुंह उतनी बातें थी। लोग तो बातें बना बना कर वापस चले गए, जबकि रंजीत साहब की तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वह कैसे भूल सकते थे कल कितने अरमान से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की। वे लोग जब रिश्ता करने के लिए आए तो कितने अच्छे बनकर दिखा रहे थे। वे लड़का तो जैसे उनके कदमों में बैठा जा रहा था। यही सब कुछ देखते हुए उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। उन्हें किसी भी हीरे और जेवर से कोई मतलब नहीं था, ना ही वह उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों और बंगलों को देखकर अपनी बेटी को ब्याहा था। उन्होंने तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशियाँ देखी थी और भगवान को शायद मेरी खुशियाँ ही अच्छी नहीं लगी। उन्होंने आज तक किसी की बेटी के लिए कोई अपशब्द नहीं निकाले थे। फिर उनकी बेटी के साथ ये सब क्यों हुआ था? उन्हीं सोचों की वजह से उन्हें दिल का अटैक हुआ था और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जिससे उनकी तबीयत काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। लेकिन वे अब चल फिर नहीं सकते थे। अनामिका का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी जिंदगी यूं तबाह होकर रह जाएगी। शिवानी उससे मिलने के लिए आई तो उसके गले लगकर रो पड़ी। शिवानी ने अपनी सहेली को तसल्ली और दिलासे दिए। सिर्फ वही तो एक लड़की थी जो उसके दिल के दर्द को समझती थी। उसका भाई अभी बहुत छोटा था, इतना बड़ा नहीं हुआ था कि घर की समस्याओं को समझता। प्रियांशु ने तो उसकी जिंदगी को एक ही दिन में बर्बाद कर दिया। ऐसे बदले की आग में मोहब्बत करने वाले और शादियां करने वाले इंसान क्या जाने कि एक बेटी एक बाप के लिए क्या हैसियत रखती है। कभी उसके किरदार पर उंगली उठाकर उसे गलत ठहराया जाता है, तो कभी उस लड़की होने की सजा दी जाती है, कभी अपना गुलाम बना दिया जाता है। कितनी ही लड़कियों के चेहरे पर तेजाब गिराकर उनकी खूबसूरती को हमेशा के लिए नोच डाला जाता है। कितनी ही लड़कियां लड़कों के हैवानियत और दरिंदगी का निशाना बन चुकी हैं। दुनिया कब इस बात को स्वीकार करेगी? औरत बिना कुछ भी नहीं है। वह उस वक्त फ्लैट में अपने दोस्तों के साथ मौजूद था जब उसे राजपति की कॉल आई। उसने उस लड़की को पलटकर देखने की भी हिम्मत नहीं की थी। उसे भी तो अच्छी तरह पता होना चाहिए था आखिर प्रियांशु क्या चीज है। वह आज तक वह दिन नहीं भूला था जब उस लड़की ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। वह अच्छी तरह जानता था कि वो सारी जिंदगी अपने बाप के चौखट पर बैठी रहेगी और मर्द की मोहब्बत को तरसेगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये बात भी खाई जा रही थी कि उस लड़की ने उसे कितनी विनती की थी। वह तो कब से इंतजार में बैठा था कि उसकी कॉल आएगी और वह कब कॉल पर बिलख बिलख कर उससे माफी मांगेगी, अपनी इज्जत की भीख मांगेगी और कहेगी, मुझे अपने घर में नौकरानी की हैसियत से जगह दे दो। लेकिन वह उसका घर छोड़कर चुप से निकल गई थी। प्रियांशु एक दिन और यहाँ रुकने वाला था। अगले दिन उसकी सुबह की फ्लाइट थी। वह हमेशा के लिए दुबई जा रहा था। बेटा, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। कम से कम तुम मुझसे तो मिलकर जाते। वह लड़की तुम्हारा तो सपना थी। तुमने उसे खुद चुना था। तुम्हें पता है कि पहले ही मिडिल क्लास लोगों से कितनी दूर रहना चाहती थी। राजपति को अपने बेटे से अभी भी शिकायत थी कि उसके बेटे ने उसके मर्जी की लड़की से शादी नहीं की थी, यानी उसके लिए किसी भी लड़की की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं थी। माँ, अब उस लड़की को हमेशा के लिए मैं अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूँ।
भले ही मैंने उसे डिवोर्स नहीं दी, लेकिन वह भी उसे जल्दी भिजवा दूंगा। अच्छा होगा कि अब हम इस बारे में कोई बात ना करें। कुछ देर वह अपनी माँ से बात करता रहा और फिर कॉल काट दी। उसके पास बैठा हुआ उसका दोस्त अकरम उसकी बात पर ध्यान दिया था। ये तुम क्या कह रहे थे आंटी से? तुमने अपनी पत्नी को छोड़ दिया? उसके शब्दों में हैरानी बसी हुई थी। हाँ, वो मेरी बस एक रात के लिए पत्नी थी। उसके घमंड से भरे हुए शब्द पर अकरम ने हैरानी से उसे देखा। क्या मतलब, एक रात की पत्नी? तुम्हें मेरे बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं, ये मेरी समस्या है, मैं खुद समझ लूंगा। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए मुझे कमेंट करें। उसके आगे का भाग बहुत दिलचस्प रहने वाला है, आपकी आंखों से आंसू निकाल देगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्त। बाय। एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। जो मर्द अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं वो मेरी तरफ से तो नामर्द ही होते हैं, क्योंकि एक मर्द का काम ये नहीं है कि स्त्री पर हाथ उठाए। जिस स्त्री की पूजा की जाती है, जो एक माँ होती है, एक पत्नी होती है, एक बहन होती है, और ये सारे ही रिश्ते पूजने वाले रिश्ते हैं। और जब इन रिश्तों को और एक स्त्री को पैरों तले रौंदा जाता है, वह मर्द नहीं हो सकता, और ना ही ऐसे मर्द को भगवान पसंद करता है। ऐसे मर्दों पर धिक्कार है। अगर कोई स्त्री गलत है तो उसके लिए भी कानून है और कानून खुद उसकी सजा देगी। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी भी स्त्री पर हाथ उठाएं। एक मर्द का यही काम है। एक माँ है तो उसकी पूजा कीजिए, अगर आपकी पत्नी है तो उसे मोहब्बत कीजिए, अगर आपकी बहन है तो उसे प्यार और दुलार दीजिए और उसका सम्मान कीजिए। आज की कहानी भी मेरी इसी तरह है। जो एक मर्द है और वह अपनी पत्नी की कोई इज्जत नहीं करता और बात बात पर हाथ उठाता है। ये इमोशनल कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। मेरे पापा ने आज फिर मेरी माँ को बड़ी बेदर्दी से मारा था। जब मैं स्कूल से वापस आई, मेरी माँ बिन आवाज किए चरपाई पर लेटी रो रही थी। मैं समझ गई थी कि आज फिर पापा ने मेरी माँ के साथ मार कुटाई की है। मेरी माँ ने मेरा नाम जिया रखा था। हम 3 बहनें और हमारा एक भाई था। मैं बहन भाई से सबसे बड़ी थी और मैं तो एकदम गरीब घर से थी, जहाँ 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी। मेरे पापा एक नंबर के जुआरी और शराबी था, जो कुछ भी कमाता जुए में हार जाता। मेरी माँ बेचारी लोगों के घरों में काम करती और जो खाना बचा कुचा होता वे वापस घर पर ले आती। यूँ हमें 2 टाइम का खाना अच्छे से मिल जाता था। मम्मी इतनी मेहनत कर रही थी, उसके बावजूद तनख्वाह बिल्कुल मामूली सी थी। और उसके बाद मेरे पापा जुआरी, जो मेरे माँ को बहुत परेशान करता था और बड़ी निर्दय से मारता था। मेरी माँ के जिस्म पर हमेशा नीले निशान पड़े रहते थे। लेकिन जब मेरी माँ के काम से पैसे आने में 2-4 दिन होता तो पापा का व्यवहार मम्मी के साथ और हमारे साथ थोड़ा अच्छा हो जाता। उन दिनों पापा कभी कभार बाजार से थोड़ा बहुत फल वगैरह ले आते। पापा के इस बदलते हुए व्यवहार को मैं समझ नहीं पाती। महीने का आखिरी दिन था। मेरी माँ को अपने काम पर से तनख्वाह मिलनी थी। पापा उस दिन ना तो काम पर गए थे और ना ही जुए के अड्डे पर गए, बल्कि सारा दिन घर ही में पड़ा रहा। शाम को जब माँ काम से वापस आई तो मेरे पापा बाहर सो रहे थे। माँ चुपचाप कमरे में आ गई, बक्सा खोला, उसमें पैसे रखकर ताला लगा दिया और चाबी छुपा दी। ये सब मैं देख रही थी कि माँ चाबी क्यों छुपा रही है। इतनी देर में पापा भी उठ गए और माँ से बोले, आज तुम्हें तनख्वाह मिली थी ना, ला मुझे दे दे, तुझे उसका दुगना दूंगा। मेरी माँ बोली, मुझे ऐसे हराम की कमाई नहीं चाहिए, मेरे मेहनत के पैसे हैं, मैं नहीं दूंगी और मेरे तीनों बच्चों की स्कूल की फीस के लिए रखे हैं। ये सुनकर पापा बड़े गुस्से में आ गया और डंडा उठाकर माँ को मारने लगा। मैंने पापा के आगे हाथ जोड़े, भगवान के लिए माँ को छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे लाकर दे देती हूँ। मैंने माँ को चाबी छुपाते हुए देखा था। मैंने वह चाबी उठा ली और बक्सा खोला और पैसे लाकर पापा को दे दिए। वह पैसे लेकर वह जुए के अड्डे पर पहुँच गया और आधी रात को वह पैसे हार कर घर आ गया। सारी रात रोती रही। उसी रात मैंने फैसला कर लिया, मैं स्कूल छोड़ दूंगी और घर का काम किया करूंगी। मेरी माँ और बहनें तो घर का काम किया करती हैं। मैं अपने घर की परिस्थितियों को देखते हुए मैंने स्कूल छोड़ दिया और घर के छोटे मोटे काम करने लगी।
एक दिन मम्मी अपने चंद्रा मैडम के यहाँ काम करने गई थी। तभी दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। मैंने दरवाजे पर पहुंचकर आवाज़ लगाई, कौन है? बाहर से किसी बूढ़े आदमी की आवाज़ आई। उसने कहा कि मुझे तुम्हारे पिता से मिलना है। मैंने कहा कि पापा घर पर नहीं है। जब मैंने दरवाज़ा खोलकर उसे देखा तो मुझे बहुत हैरानी का झटका लगा। ये तो वही बूढ़ा आदमी है जो स्कूल से वापसी के रास्ते पर मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखता था, मेरा पीछा करता था। अपनी जगह पर जैसे मैं बुत बन गई। वह तो भगवान की कृपा थी, इतने में मेरी माँ भी आ गई थी। माँ ने मुझे कहा, तुम अंदर जाओ। मैं अंदर आ गई और माँ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने माँ से पूछा, ये बूढ़ा आदमी कौन था? माँ बोली, ये भी जुआरी था जो तेरे पापा के साथ जुआ खेलता है। मैंने अपनी माँ से ये बात छुपाई। ये बूढ़ा आदमी जिसका नाम रामलाल था, स्कूल से वापस पर मुझे गंदी नज़रों से देखता था और मेरा पीछा करता था। एक दिन पापा को ना तो काम मिला और न घर में कोई पैसा और न सामान था जिसे बेचकर वे अपने जुए का नशा पूरा करते। पापा ने मेरी माँ के दहेज का सारा सामान बेच दिया था और जुए में सब कुछ हार गए थे। मेरे पापा को समझाती तो समझाने के बजाय पापा मम्मी पर भड़क उठता था। मेरे पापा मेरे नाना के दोस्त के लड़के थे। शादी से पहले अच्छा कमाते थे, शादी के बाद बुरे दोस्तों की आदत में बैठकर जुआरी बन गए थे। वे अपने बाप दादा की सारी जमीनें और सब कुछ बेचकर जुए में हार गए थे। उस दिन पापा सारा दिन मारे मारे फिर रहे थे, लेकिन पापा के हाथ में कोई ऐसी चीज नहीं लगी जिसे बेचकर पापा जुआ खेलते। जब पापा को कुछ ना मिला तो पापा घर से निकलकर गली के नुक्कड़ पर जहां वे जुआ खेलते थे वहां जाकर बैठ गए। जब दोस्तों ने कहा कि आओ बाजी लगाओ तो पापा बोले, आज मेरे पास कोई पैसा नहीं है रामलाल। रामलाल बोला कि तुम बाजी लगाओ, मैं पैसे दूंगा, बाद में तुम मेरे पैसे वापस कर देना। पापा तो पहले ही पैसों के लिए मारे मारे फिर रहे थे। पापा ने झट से हाँ कर दी और रामलाल से पैसे लेकर बाजी लगा दी और बाजी हार गए। यूं रामलाल के कर्जदार हो गए। अब रामलाल से पैसे लेकर जुआ खेलते और हार जाते। देखते ही देखते पापा के ऊपर रामलाल के 2 लाख का कर्जा हो गया था। अब पापा जुआ खेलने नहीं जाते थे, बल्कि अब रामलाल रोज अपने पैसे लेने हमारे दरवाजे पर आता और रोज पापा से झगड़ा करके जाता। पापा सारा गुस्सा माँ बेचारी पर निकालते। आज ना जाने जब मेरे पापा घर आए, वह बड़ी चुप थे। माँ को कमरे में बुलाया और माँ से बोले कि मैंने जिया का रिश्ता तय कर दिया है। ये सुनकर माँ के पैरों तले से जमीन निकल गई। माँ रोते हुए पापा को बोली, भगवान का डर नहीं है तुम्हारे अंदर? मेरी बेटी पर जुल्म मत करो, अभी बहुत छोटी है। रामलाल इतना ज्यादा उम्र का है। पापा बोले, तुम फिक्र ना करो, हमारी बेटी राज करेगी। रामलाल बहुत पैसे वाला आदमी है, ना कोई उसके आगे है ना कोई पीछे है। एक पत्नी है, वह भी बांझ है और फिर औलाद के लिए शादी कर रहा है। औलाद हुई तो हमारी बेटी उसके घर की रानी हो जाएगी। लेकिन माँ किसी हाल भी नहीं मान रही थी। पापा को भगवान के वास्ते दिए जा रही थी, लेकिन पापा तो जुबान दे चुका था। ये तो 2 लाख रुपए वापस करेंगे या फिर 3 दिन के बाद अपनी बेटी से रामलाल की शादी करवाएंगे। जब माँ ना मानी तो पापा ने कहा कि एक शर्त पर तुम्हारी बेटी की शादी रुक सकती है। तुम 2 लाख रुपए रामलाल को दे दो, रुपए उसके वापस कर देता हूँ जो कि मैंने उससे कर्ज ले रखा है और जुए में हार गया हूँ। मेरी माँ का तो जैसे दिमाग ही काम करना छोड़ दिया था। माँ समझ ही नहीं पा रही थी क्या करूँ, कैसे अपनी नन्ही कली को बचाऊं। माँ उठी और भागते हुए चंद्रा मैडम के घर पहुँच गई और उससे कहा कि मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप मुझे दे दीजिए और मेरी हर महीने की तनख्वाह आप रख लीजिए। चंद्रा मैडम बोली, इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से दूंगी? अगर मैं तुमको कहीं से लेकर दे भी दूं तो तुम्हारी सारी जिंदगी कर्ज उतारने में निकल जाएगी। माँ रोते हुए घर वापस आई और मुझे गले लगाकर रोने लगी। मैं बोली, मम्मी क्या बात है, क्यों रो रही हो? माँ बोली, कुछ नहीं, बस दिल भारी हो रहा था। मैं समझ गई थी माँ क्यों रो रही है, क्योंकि मैंने माँ और पापा की सारी बातें सुन ली थी। किसी हद तक समझ भी गई थी। पापा की सजा मुझे मिलने वाली थी, लेकिन मैं चुप थी। मैं कर भी क्या सकती थी? अगर मना करती तो माँ की तरह पापा मुझे मार डालते और इस डर से मैं चुप रह गई। और 3 दिन तक माँ बिल्कुल चुप रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। पापा ने भी उन 3 दिनों में ना माँ पर हाथ उठाया और ना ही माँ से पैसे मांगे। 3 दिन बाद माँ मुझे अंदर कमरे में ले गई और लाल दुपट्टा उड़ा दिया। वह काफ़ी खूबसूरत था और मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगी, ये पहन लो, आज तुम्हारी शादी है रामलाल से। मैंने बिना कुछ कहे वह जोड़ा पहन लिया। कुछ देर के बाद पंडित जी आए, मुझे एक साथ कमरे में बिठा दिया। हम दोनों की शादी संपन्न करवा दी। उसके बाद मेरी माँ मेरे गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी।
और बोली, मेरी बच्ची मुझे माफ़ कर दो, मैं तुझे इस दरिंदे बाप से नहीं बचा सकी जो कि जुए में तुझे हार गया है। मैं भी चीख चीख कर रो रही थी और मुझे ये देखकर आज बहुत हैरानी हो रही थी। पापा भी रो रहे थे और हाथ जोड़े मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। मैंने पापा के जोड़े हुए हाथों को थाम लिया और जोर जोर से रोने लगी। सबसे मिलने के बाद मुझे गाड़ी में बिठा दिया गया और गाड़ी चल पड़ी। आधे घंटे के बाद गाड़ी रामलाल के घर पर रुकी। दरवाजा खुद खोला, मैं गाड़ी से बाहर निकली। रामलाल बोला, ये तुम्हारा घर है, अंदर चलो। मैं रामलाल के पीछे दरवाजे से दाखिल हो गई। घर काफी साफ सुथरा और बड़े तरीके से था, हर चीज रखी हुई थी। एक कमरे से अचानक एक औरत निकली। रामलाल बोला, ये मेरी पत्नी है, उसका नाम मोहिनी है। रामलाल से उम्र में काफी छोटी दिख रही थी। वह मुझे कमरे में लेकर आ गई और बोली, कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। कमरा काफी प्यारा था, जैसा कि मैंने सपने में देखा था। जब मैंने अलमारी खोली तो उसमें काफी ज्यादा कपड़े थे जो कि बहुत खूबसूरत थे। मैंने उनमें से एक जोड़ा निकाला और पहन लिया। थोड़ी देर के बाद रामलाल कमरे में आया। रामलाल को देखते ही मुझे उससे डर लगने लगा। रामलाल बोला, मुझसे डरो नहीं, अब मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। वह सोफे पर विराजमान हो गया और मुझे बोला, इधर आओ, मेरे पास बैठो। मैं डर के मारे उससे दूर सोफे पर जाकर बैठ गई। मेरे इस व्यवहार पर रामलाल हंसने लगा। उससे पहले कि रामलाल कुछ और कहता, मोहिनी खाने की प्लेट लेकर कमरे में दाखिल हुई। प्लेट टेबल पर रखते हुए बोली, ये लो, खाना खा लो और खाना खाने के बाद आराम कर लो, तुम थक गई होगी। मैंने बोला, मुझे भूख नहीं है। मोहिनी खाना रखने के बाद कमरे से चली गई। रामलाल बोला, इधर आओ, मेरे साथ मिलकर खाना खाओ। मैं बोली, मुझे नहीं खाना, क्योंकि मैं माँ के साथ खाना खाया करती थी। रामलाल बोला, लेकिन आज से तुम मेरे साथ खाना खाया करोगी, क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है। उसने खाना उठाया और मेरे पास ले आया। मैं भूख ना होने के बावजूद भी थोड़ा सा खाना खाया। रामलाल बोला, जाओ, जाकर सो जाओ। मैं बोली, मैं मोहिनी के पास जाकर सो जाती हूँ। लेकिन रामलाल बोला, नहीं, आज से तुम इधर ही सोया करोगी, ये हमारा कमरा है। जाकर बेड पर लेट गई, लेकिन नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। पता नहीं माँ किस हाल में होगी। फिर मुझे नहीं पता चला कि रात के किस पहर मेरी आंख लग गई और मैं नींद की वादियों में चली गई। मेरी आंख सुबह मंदिर में आरती से खुली थी। ये देखकर मैं दंग रह गई। रामलाल मेरे पैरों में सो रहा था। मैं उठी, उठकर नहा धोकर पूजा करने लगी। आंगन में किचन से खाने की खुशबू आ रही थी। किचन की तरफ चल पड़ी। किचन में झांका तो मोहिनी नाश्ता बना रही थी। मैं किचन में चली गई। मोहिनी बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे कमरे में ही ले आती हूँ। मैं बोली, मैं यही नाश्ता कर लूंगी। इसी तरह दिन बीत रहे थे और शादी के 2 साल के बाद भगवान ने मुझे चांद से बेटे से मेरी गोद भर दी थी और उसकी पत्नी मोहिनी, दोनों बहुत खुश थे। मोहिनी तो मेरे बेटे को ऐसे प्यार करती थी जैसे कि वह उसका खुद का बेटा हो। बीते हुए दिनों के साथ मेरा बेटा 1.5 साल का हो गया और मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई और फिर मेरी तबीयत काफी खराब होने लगी। रामलाल मुझे डॉक्टर के पास ले जाता। उसकी पत्नी मोहिनी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मेरे देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। जैसे तैसे करने के बाद मेरा 9वां महीना शुरू हो गया। मेरे यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई। रामलाल फूले नहीं समा रहा था। वह मुझे बार बार कह रहा था कि तूने मुझे दुनिया जहाँ की सब खुशियाँ दे दी है। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी हो गई है। अब तो रामलाल अपने बच्चों को और मुझे देख देख कर ही जी लेता, लेकिन रामलाल मुझे जरा बराबर भी अच्छा नहीं लगता था। मैं जब भी उसे देखती तो भगवान से यही प्रार्थना करती थी, मुझे डिवोर्स दे दे। जब मैं 18 साल की हुई तो मैं 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी थी। हर तरफ घर में मेरे बच्चों की किलकारियाँ गूंजती रहती थी। रामलाल पहले से भी ज्यादा मुझे इज्जत और सम्मान देने लगा था। इन सब के बावजूद भी मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी। बस यही सोचती रहती, कब रामलाल मेरा पीछा छोड़ेगा। मैं चाहती थी कि रामलाल मुझे डिवोर्स दे दे, क्योंकि मैं 18 साल की खूबसूरत लड़की थी। इन 5 सालों में बहुत निखर सी गई थी। मेरी रंगत एकदम दूध जैसी सफ़ेद हो गई थी। कभी रामलाल के साथ किसी शादी या किसी फंक्शन में नहीं जाती थी। अगर मैं कभी चली भी जाती तो लोग मुझे रामलाल को देखकर कानों से हाथ लगाते थे। इसलिए मैंने रामलाल के साथ कहीं जाना ही छोड़ दिया। मैं रामलाल से नफरत करने लगी थी। रामलाल से शादी करने के बाद मुझे उससे मोहब्बत नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, नफरत जरूर थी। अब जबकि मैं 18 साल की थी, मुझे रामलाल में बहुत सी खामियां नजर आने लगी।
सबसे बड़ी खामी तो यही थी कि वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा था और मेरे घर के साथ जो घर था, वहाँ एक औरत अपने बच्चों और अपने पति के साथ रहती थी। वह अक्सर मेरे घर आया जाया करती थी। एक दिन वह हमारे घर आई और बातों ही बातों में उसने बताया कि फला जगह पर एक दरबार है, वहाँ जो मन्नत मांगोगे वो पूरी हो जाती है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं भी वहाँ दरबार पर जाऊंगी और वहाँ जाकर मन्नत मांगूंगी। हो सकता है मेरा रामलाल से पीछा छूट जाए। इसी बारे में रामलाल से बात की तो वह मान गया। अगले ही दिन मैं रामलाल के साथ उस दरबार पर पहुँच गई। दरबार पर बहुत भीड़ था, वहाँ कोई जाना माना हस्ती आ रहा था, लेकिन लंगर बटे जा रहे थे। मैं ये सब पहली बार देख रही थी, क्योंकि मैंने कभी भी माँ को या पापा को दरबार में जाते हुए नहीं देखा था। रामलाल आगे आगे था और मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी। यूं रामलाल एक कमरे में दाखिल हुआ और मैं भी उसके पीछे अंदर चली गई। वहाँ एक ऊंचा सा कब्र बना हुआ था, जहाँ काफी लोग खड़े उनके ऊपर बैठे पाठ पढ़ रहे थे। हमने भी वहाँ पाठ पढ़ी और बाहर निकल आए। बाहर लोगों की काफी भीड़ थी। कमरे के साथ एक जाली सी लगी हुई थी, जिसके साथ काफी धागे बंधे हुए थे। रामलाल ने कहा कि उनमें से कोई भी एक धागा खोलो और सामने पीपल का जो पेड़ है उसके साथ बांध दो, और जो मन्नत मांगोगी वह पूरी हो जाएगी। जब मैं जाने लगी तो रामलाल ने कहा, जिया मेरी बात सुनो, तुम क्या मन्नत मांगोगी? मैंने बोली, पता नहीं। तो रामलाल बोला, तुम ये मन्नत मांगना कि हमारे यहाँ एक और बेटा हो जाए, और प्यार भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। रामलाल ने कहा, अच्छा जाओ, तुम धागा बांध कर आओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। पीपल का पेड़ वहाँ से काफी दूरी पर था। मैं पेड़ के पास गई और पीपल के पेड़ के साथ धागा बांधकर आंखें बंद करके मन्नत मांगी कि रामलाल मुझे डिवोर्स दे दे और मैं अपनी जिंदगी की कुछ खूबसूरत पल मैं किसी जवान लड़के के साथ बिताऊंगी। मन्नत मांगने के बाद जब मैं वापस आने के लिए मुड़ी तो अचानक से मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। मुझे कोई होश नहीं था कि मैं कहाँ पर पड़ी हूँ। जब मेरी आंख खुली तो मैं खुद को एक महल जैसे कमरे में पाया। धीरे धीरे मुझे होश आ रहे थे। जब मैं पूरे होश में आई तो मैं अपने आजू बाजू में करीब 50 लोगों की भीड़ देखी और वे सारे आदमी थे। उनमें से कुछ डॉक्टर और नौकर भी थे। मैंने उठने की नाकाम कोशिश की। मैं ये सब कुछ समझ नहीं पा रही थी, मेरी तबीयत ऐसे क्यों हो रही है। उनमें से एक नौकर आगे बढ़ा और बोला, मैडम आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर मेरे पास आया और मुझे इंजेक्शन लगाया। शायद वह इंजेक्शन नींद का था। उस इंजेक्शन के लगने के बाद ही मैं नींद की वादियों में चली गई। उसके बाद जब मैं उठी तो कमरे में कोई भी नहीं था। मैंने कहा कि हे भगवान, मैं कहाँ आ गई हूँ। जब मेरी नजरें कमरे से बाहर निकली तो हैरानी से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो सच में कोई महल था। इतना खूबसूरत महल मैंने पहले कभी जिंदगी में नहीं देखा था। मैं सोच रही थी कि मुझे यहाँ कौन और क्यों लेकर आया है। मैं उन्हीं सोचों में गुम थी कि एक आदमी की आवाज मेरे कानों से टकराई। जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरे सामने एक लंबा चौड़ा 6 फीट का खूबसूरत जवान लड़का खड़ा था, जिसकी आंखें मोटी थी। मुझे देखते ही ऐसे लगा जैसा कि वो मेरे सपनों का राजकुमार हो। वह बोला, आपकी तबीयत कैसी है? मैं बोली, ठीक हूँ। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वह बोला, मैं तुम्हारे सपनों का शहजादा हूँ। मैं बोली, शहजादा? वह बोला, हाँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं अपना दिल तुम पर हार बैठा था, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं सोच रही थी क्या बोलूं। क्या उसे सच बता दूं कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। उससे पहले कि मैं कुछ बोलती, वहाँ 2 नौकर आए और बोले, सर नाश्ता तैयार है। उसने हाँ में सिर हिलाया और वे चले गए। उनके जाने के बाद वह बोला, मेरा नाम राजेंद्र है। मैंने तुम्हें पहली बार एक शादी में देखा था। शायद तुम अपने माँ बाप के साथ शादी में आई थी। मैंने पहली नजरों में ही तुम्हारा दीवाना हो गया था। उस दिन ही डिसाइड कर लिया था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे ओर जा रहा था कि अचानक मुझसे मिलने मेरा एक दोस्त आ गया। उससे मिलने के बाद मैंने तुम्हें काफी ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नजर नहीं आई। उस दिन से मैं तुमसे चुप से ही मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हारा कोई पता भी नहीं था जिसके निशान पर मैं तुम्हें ढूंढ सकता। एक दिन मैं दरबार में मिन्नत मांगने गया था कि तुम मुझे मिल जाओ। तभी मैं दरबार के अंदर ही गया था कि मैंने लोगों का भीड़ देखा। जब मैं उस भीड़ के पास जाकर देखा तो तुम मुझे वहाँ पर बेहोश मिली। मैंने जल्दी से आगे बढ़ा, तुम्हें अपने बाजू में उठाया और गाड़ी में लिटाकर अपने घर ले आया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी मुराद इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी।
और तुम मुझे दोबारा मिल जाओगी। मैं सोच रही थी शायद मेरी भी तो मुराद पूरी हो गई है। अब मैं रामलाल से डिवोर्स लेकर राजेंद्र से शादी कर लूंगी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि राजेंद्र ने कहा चलो आओ नाश्ता कर लो, फिर मुझे ऑफिस के लिए भी तो निकलना है। हम नाश्ते के टेबल पर गए। मैं हैरानी से टेबल पर लगे नाश्ते को देख रही थी। इससे पहले मैंने ऐसा नाश्ता कभी नहीं देखा था और ना ही खाया था। राजेंद्र बोला नाश्ता करो। राजेंद्र नाश्ता करने के बाद ऑफिस जाने के लिए खड़ा हो गया और बोला शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊँगा और तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा रिश्ता मांग लूँगा, क्योंकि ना तो इस दुनिया में मेरे माँ बाप हैं और ना ही कोई बहन भाई जो ये काम करेगा। मैं चुप रही। राजेंद्र ऑफिस के लिए निकल गया। मैं वापस कमरे में चली गई। मैं अजीब कसमुकस में पड़ गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं खुश हो जाऊं या उदास हूं। मैंने फैसला कर लिया था कि राजेंद्र जब घर आएगा तो मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगी। मेरी शादी रामलाल जैसे बूढ़े इंसान से हो चुकी है और मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। अगर वह डिवोर्स के बाद मुझसे शादी करेगा तो मैं रामलाल से डिवोर्स ले लूंगी, क्योंकि मैं खुद भी तो यही चाहती थी। कमरे में मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। मैं बाहर आंगन में आ गई। वहाँ हरी भरी घास और खूबसूरत पौधे लगे हुए थे। शाम के कुछ देर पहले का टाइम था। सूरज बिल्कुल लाल हो गया था और परिंदे अपने घरों को लौट रहे थे। एकदम से गाड़ी की हॉर्न की आवाज आई। नौकरों ने गेट खोला तो चमकती हुई गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई। गाड़ी के रुक जाने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी का फ्रंट दरवाजा खोला। गाड़ी से राजेंद्र बाहर निकला और अपना बैग ड्राइवर को पकड़ाया। मैं बस राजेंद्र को देखती ही जा रही थी। वह बहुत खूबसूरत और हैंडसम लग रहा था। अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं भी उसी से मोहब्बत करने लगी हूँ। लेकिन मैं ये सोच कर डर जाती, पता नहीं ये जानकर मुझसे शादी करेगा या नहीं कि मेरी पहले से शादी हो चुकी है। मैंने सोचा आज मैं राजेंद्र को सारा सच बता दूंगी। उसने मेरा हाल चाल लिया और बोला शाम को तुम यहाँ क्यों बैठी हो? सर्दी हो रही है, पहले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चलो अंदर चलते हैं और खाना खाने के बाद तुम्हें छोड़ने भी तो जाना है, तुम्हारे घर और साथ ही तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ भी तो मांग लूँगा। मैं बोली नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ और मैंने तुम्हें एक सच बताना है। वह बोला कौन सा सच? मैं बोली मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें पहले से ही सब कुछ सच बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे रोके रखा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे गुस्सा हो जाओ, इसलिए तुम्हें ये सच बताना जरूरी है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी 14 साल की उम्र में ही मेरी शादी रामलाल जैसे बूढ़े इंसान से हो गई थी। मेरे बाप ने रामलाल से 2 लाख का उधार लिया था और जुए में हार गया था। मेरे बाप ने रामलाल के कर्ज उतारने के चक्कर में मेरी शादी रामलाल से कर दी थी। या तो मेरा कर्ज उतार दो या अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। मेरी शादी रामलाल से हो गई थी। मैं ना चाहते हुए भी उसके साथ विदा हो गई थी। शुरू से ही रामलाल मुझे नहीं पसंद था। उस दिन मैं दरबार में यही मन्नत मांगने गई थी, रामलाल मुझे आजाद कर दे। मुझे नहीं पता कि मेरी मुराद इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। अब मैं वापस रामलाल के घर नहीं जाना चाहती। मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। अब तुम बताओ, क्या तुम इन सब के बावजूद भी मुझसे शादी करोगे? राजेंद्र किसी गहरी सोच में पड़ गया था। मेरा ऐसा पूछने पर एकदम से चौंक उठा और हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता हूँ। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि तुम पहले से शादीशुदा हो। मैं आज ही अपने वकील से बात करता हूँ और तुम्हारा डिवोर्स नोटिस भिजवा देता हूँ। तुम्हारे डिवोर्स के बाद हम शादी कर लेंगे। मैं ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। राजेंद्र को मेरे पहले शादीशुदा होने पर कोई ऐतराज नहीं। मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की समझने लगी, जिसे इतना चाहने वाला और मोहब्बत करने वाला खूबसूरत नौजवान मिल गया था। बातें करते करते रात काफ़ी गहरी हो गई थी। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। सोने के लिए लेटी ही थी। मेरे कानों में ऐसे जैसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ गूंज रही हो। मैं एकदम से उठ बैठी, अपने आजू बाजू देखने लगी, लेकिन वहाँ तो कोई बच्चा ही नहीं था। भागते हुए बाहर हॉल में आई। मैं पागलों की तरह इधर उधर देख रही थी, लेकिन यहाँ कोई बच्चा नहीं था। मैं वापस कमरे में चली गई और सोचने लगी कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी छोटी बेटी रो रही हो और रो रो कर मुझे बुला रही हो। मुझे मेरे बच्चों की याद बहुत सता रही थी। मेरा जी कर रहा था मैं किसी तरह अपने बच्चों के पास चली जाऊं। मुझे अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
और मैं उनसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। जैसे तैसे करके रात हो गई। सुबह होते ही राजेंद्र के कमरे में गई, दरवाजा नॉक किया और उससे परमिशन लेने के बाद अंदर आ गई। मैं राजेंद्र से बोली कि मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। मैं जोर जोर से रोई जा रही थी। राजेंद्र बोला कि रामलाल के बच्चे हैं, तुम्हें उनसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी शादी के बाद मैं तुम्हें उनसे मिलने की परमिशन नहीं दूंगा। मैं बोली मेरे भी तो बच्चे हैं और मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। राजेंद्र बोला तुम मुझे छोड़ दो या बच्चों को छोड़ दो, फैसला तुम्हारा है, मगर फैसला करते टाइम ये बात दिमाग में रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये ऐश और आलीशान बंगला रामलाल के यहाँ नहीं मिलेगी। मैं शाम को तुम्हारे फैसले का इंतजार करूँगा। मैं कुछ सोचे समझे बगैर राजेंद्र से कहा कि मुझे अपने घर जाना है, अपने बच्चों के पास, प्लीज मुझे ड्राइवर से कहकर मेरे घर भिजवा दो। तुम्हें तो जिंदगी में कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है। ड्राइवर के साथ मैं अपने घर आ गई। जब मैं घर में दाखिल हुई तो मेरे बच्चे मुझसे लिपट गए। मैं 1 हफ्ते के बाद घर आई थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मुझे अपने बच्चों से मिले हुए बरसों हो गई हो। इतने में रामलाल भी उधर आ गया। बोला जिया तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं बोली मैं दरबार में ही बेहोश हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। आपसे छुटकारा चाहिए था, लेकिन मेरे बच्चों की मोहब्बत और मेरे पति की मोहब्बत मुझे यहाँ तक ले आई। रामलाल बोला मुझे यकीन था तुम जरूर वापस आओगी, क्योंकि माँ की ममता ऐसी होती है जो अपने बच्चों के बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकती। आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और तसल्ली में भी हूँ। मेरे बच्चे जवान हो गए हैं और अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हैं। रामलाल को गुजरे वर्ष हो गए हैं और मैं अकेली हो गई हूँ। अब मैं सोचती हूँ क्या मैंने राजेंद्र की मोहब्बत को ठुकरा कर अपने बच्चों की मोहब्बत को अपनाकर अच्छा किया या गलत किया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।